आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्यों यूरोप इलॉन मस्क के स्टारलिंक का एक राइवल बनाना चाहती है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कमोडिटीज के फ्यूचर के बारे में। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला, और आज है वेडनेसडे 18 ऑफ दिसंबर। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं पहली स्टोरी पर। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, कहीं एक वॉर चल रहा है, या नेचुरल डिजास्टर हो गया, या एक ऐसे छोटे से गांव में बिजली चली गई जहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लोकल इंटरनेट, फाइबर केबल्स, सेल टावर्स कुछ काम नहीं करता है। फिर भी लोग ऑनलाइन हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, हेल्प के लिए कॉल कर पा रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं। और वो भी कैसे? स्पेस से आते एक सिग्नल से। ये काम स्टारलिंक करता है। हजारों छोटे सैटेलाइट्स जो अर्थ के आसपास घूमते हैं और फास्ट इंटरनेट भेजते हैं ऐसे किसी भी इंसान को जिसके पास एक पिज्जा बॉक्स के साइज की डिश है। कोई केबल्स नहीं, कोई हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बस आसमान का एक क्लियर व्यू और एक इंटरनेट कनेक्शन जो दुनिया के किसी भी कोने में काम करता है। और इसके पीछे जो आदमी है उन्हें तो आप पहले से ही जानते हो, इलॉन मस्क। और जो लोग इसे पसंद नहीं करते, कम से कम अभी तक नहीं, वो है यूरोप के लीडर्स। पिछले हफ्ते यूरोपियन यूनियन ने 10.6 बिलियन यूरोस का डील साइन किया अपना खुद का सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम बनाने के लिए, जिसका नाम है आइरिस स्क्वायर। अगर ये एक बड़ा महंगा ओवर रिएक्शन लग रहा है तो सही समझ रहे हो। आइरिस स्क्वायर सिर्फ सैटेलाइट्स लॉन्च करने के बारे में नहीं है, ये मस्क के कंट्रोल में ना आने की कोशिश है। क्योंकि मस्क स्टारलिंक के जरिए अब कुछ ऐसा कंट्रोल करते हैं जो रॉकेट्स और इलेक्ट्रिक कार से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। इंटरनेट, वो भी ऐसी जगह जहां कोई और पहुंच नहीं सकता। और यूरोप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। तो भला स्टारलिंक काम कैसे करता है? देखो, पहले सैटेलाइट इंटरनेट एक जोक था, स्लो, महंगा और इतना डिले कि अगर आप किसी लिंक पे क्लिक करो तो आपका ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर से भी स्लो चले। क्यों? क्योंकि पुराने सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होते थे, अर्थ से 36,000 किलोमीटर ऊपर। वो इतने दूर होते हैं कि सिग्नल आने जाने में टाइम लगता है। लेकिन स्टारलिंक ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। मस्क के सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट्स में होते हैं, मतलब सिर्फ 350 टू 1200 किलोमीटर ऊपर। इसका मतलब इंटरनेट ज्यादा फास्ट है और डिले ऑलमोस्ट जीरो। फाइबर ब्रॉडबैंड जितना तो नहीं, पर काम चल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कहीं भी काम करता है। डेजर्ट्स, फॉरेस्ट्स, वॉर जोन्स, ओशंस, जहां नॉर्मल इंटरनेट का कोई नामो निशान नहीं है। पर इसके लिए सैटेलाइट्स की बहुत ज़रूरत होती है, हजारों सैटेलाइट्स। हर सैटेलाइट दुनिया के एक छोटे हिस्से को इंटरनेट प्रोवाइड करता है जब वो ऑर्बिट में मूव करता है। ग्लोबल कवरेज के लिए एक सैटेलाइट्स का ग्रुप लगता है जो लगातार अर्थ के आसपास घूमते रहे। मस्क स्पेसएक्स के थ्रू अब तक 6,000 से ज्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुके हैं, और उनका प्लान है हजारों और सैटेलाइट्स लॉन्च करने का। पर ये सस्ता नहीं है। यूजर्स को करीब $599 का डिश और लगभग $120 पर मंथ का सर्विस चार्ज देना पड़ता है। पर स्टारलिंक ने सब कुछ बदल दिया है। अब एक रिमोट विलेज में रहने वाले इंसान के पास भी इतना अच्छा इंटरनेट हो सकता है जो एक शहर में रहने वाले इंसान के खराब ब्रॉडबैंड कनेक्शन से तो बेटर ही हो। और तो और शिप्स, प्लेन्स और डिजास्टर जोन्स, इन जगहों में भी इंटरनेट एक्सेस हो पाएगा सिर्फ स्टारलिंक की वजह से। तो भला प्रॉब्लम क्या है? देखो, स्टारलिंक जो कर रहा है वो इम्प्रेसिव तो है, पर एक प्रॉब्लम भी है। इसका पूरा कंट्रोल इलॉन मस्क के हाथ में है। एग्जाम्पल लेते हैं, 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया, मस्क ने स्टारलिंक को रातों रात एक वॉर टाइम कम्युनिकेशन नेटवर्क में बदल दिया। यूक्रेनियन फोर्सेस ने स्टारलिंक का यूज ड्रोन स्ट्राइक्स कोऑर्डिनेट करने और कनेक्टेड रहने के लिए किया, क्योंकि रशिया ने ट्रेडिशनल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया था। बिना स्टारलिंक के यूक्रेन की मिलिट्री ऑपरेशन खत्म हो जाती। पर जब यूक्रेन ने मस्क से एक और रिक्वेस्ट की और क्रिमिया में स्टारलिंक कवरेज एक्सपैंड करने कहा, मस्क ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये वॉर एस्केलेट कर सकता है। बस एक इंसान ने डिसाइड किया कि यूक्रेन कहाँ लड़ सकता है और कहाँ नहीं। ये बात काफ़ी लोगों को डराने लगी। इसने दिखाया कि स्टारलिंक सिर्फ एक टूल नहीं है, ये लेवरेज है।
मस्क के पास टोटल कंट्रोल है कि किसको एक्सेस मिलेगा और किसको नहीं। अगर स्टारलिंक ग्लोबल इंटरनेट का बैकबोन बन जाए तो मस्क एक स्विच बन जाते हैं। एक पूरे कंट्री का इंटरनेट ऑन ऑफ करना उनके हाथ में होगा। यूरोप ने शायद ये देखकर सोचा होगा, अगर कल को हमारे साथ ऐसा हो गया तो। और यूरोप का रिस्पॉन्स आइरिस स्क्वायर। और यूरोप को ये चिंता पहली बार नहीं हुई। मारियो द्रागी, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के फॉर्मर हेड है, उन्होंने एक रिपोर्ट डिलीवर की जिसमें ये क्लियरली कहा गया। रिपोर्ट में स्टारलिंक का एग्जाम्पल दिया गया जो यूरोप के डिसरप्शन का प्रूफ है। स्टारलिंक के सैटेलाइट फास्टर, चीपर और बेटर है। यूरोपियन स्पेस कंपनीज जैसे एयरबस और थेल्स रिस्क में है। लेकिन इससे भी बड़ा इशू, यूरोप स्ट्रेटेजिकली डिपेंडेंट हो गया है सिर्फ एक यूएस के बिलियनियर पे। द्रागी ने कहा कि अगर मस्क कल को स्टारलिंक एक्सेस कट करने का डिसीजन ले, चाहे पॉलिटिक्स के लिए, बिजनेस इंटरेस्ट के लिए या सिर्फ खराब मूड की वजह से, यूरोप स्ट्रैंडेड हो जाएगा। मस्क अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, पर यहाँ उनका इन्फ्लुएंस अनडिनाएबल है। द्रागी का कंक्लूजन क्लियर था, यूरोप को एक्ट करना होगा। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना यूरोप इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकली कमजोर बन जाएगा। आइरिस स्क्वायर का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस, इंटरकनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी। पर असल में ये यूरोप का ये कहने का तरीका है कि इतनी जरूरी चीज हम मस्क के हाथ में नहीं छोड़ेंगे। आइरिस स्क्वायर का प्लान है 2030 तक 290 सैटेलाइट्स ऑर्बिट में लॉन्च करना। इसका काम दो चीजें करना होगा। पहला, सिक्योर और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना यूरोपियन गवर्नमेंट्स और मिलिट्रीज के लिए, और दूसरा, ब्रॉडबैंड इंटरनेट ऑफर करना यूरोप और बाहर के सिटीजन्स, बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को। पर कैच क्या है? आइरिस स्क्वायर 2030 तक रेडी नहीं होगा। तब तक मस्क के स्टारलिंक के पास हजारों सैटेलाइट्स हो चुके होंगे जो पूरे अर्थ को कवर करेंगे और उन्हें ग्लोबल डोमिनेंस मिल जाएगी। मस्क का नेटवर्क ऑलरेडी 100+ कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है और स्पेसएक्स हर हफ्ते नए सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है। स्टारलिंक फास्ट है, काम करता है और लोग इसे तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं। आइरिस स्क्वायर यूरोप की कोशिश है मस्क के लेवल तक पहुंचने की, पर यह रेस इजी नहीं होगी। तो अब चलते हैं दूसरी स्टोरी पर। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसका असर हर जगह दिखता है, फिर चाहे वो आपकी थाली का खाना हो, गाड़ी का पेट्रोल हो या वो गोल्ड ज्वेलरी जिसे खरीदने आपकी मॉम बार बार बोलती है। मैं कमोडिटीज की बात कर रहा हूँ। एज इंडियंस, कमोडिटीज का इम्पैक्ट हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा होता है। फ्यूल प्राइसेस ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट करते हैं, फूड प्राइसेस एग्रीकल्चर से लिंक्ड है, और प्रेशियस मेटल सिर्फ ज्वेलरी के लिए नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी जरूरी है। अब कमोडिटीज एक वास्ट टॉपिक है, पर आज हम फोकस मेजर सेगमेंट्स में रखते हैं। हम बात करेंगे एनर्जी कमोडिटीज यानी ऑयल, गैस, कोल और प्रेशियस मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर के बारे में। मैंने सारे बड़े बैंक्स के 2025 के आउटलुक रिपोर्ट्स पढ़ लिए हैं ताकि आपको न पढ़ना पड़े। हाँ, इनके प्राइस टारगेट्स हमेशा सही नहीं होते, पर इनका एम ज़्यादातर सही डायरेक्शन में होता है। आज मैं सब कुछ समराइज करके बताऊंगा, कोई जार्गन नहीं, कोई फंस नहीं, बस वो बातें जो आपके खर्चे, आपकी इन्वेस्टमेंट्स और आपकी वॉलेट की हालत को इम्पैक्ट करेगी। शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रेडेड कमोडिटी ऑयल से। आईएनजी के हिसाब से ऑयल प्राइसेस 2025 में $71 to $73 पर बैरल के बीच रहने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि ओपेक प्लस कंट्रीज का ड्रामा अभी भी चल रहा है। ओपेक प्लस के पास दो चॉइसेस है, या तो प्रोडक्शन लो रखो और प्राइसेस को सपोर्ट करो, नहीं तो ज़्यादा ऑयल पंप करो और प्राइसेस के $70 से नीचे गिरने का रिस्क लो। वहीं नॉन ओपेक सप्लाई स्पेशली यूएस से 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे या बीपीडी से ग्रो करेगी, जबकि ग्लोबल डिमांड 1 बिलियन बीपीडी के नीचे रहने वाली है। मतलब 2025 में ऑयल का सरप्लस होगा जो प्राइसेस पर प्रेशर डालेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशंस एक और वाइल्ड कार्ड है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और मिडिल ईस्ट में डिसरप्शन सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक सेफ्टी नेट है। ओपेक के पास 5 मिलियन बीपीडी से ज़्यादा स्पेयर कैपेसिटी है जो ज़रूरत पड़ने पर सप्लाई स्टेबलाइज कर सकती है। ऑयल के अलावा एनर्जी मार्केट में और भी चीज़ें हैं, जैसे कोल का डिमांड 2025 में पीक करने की उम्मीद है। क्यों?
देखो, इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज कोल पे हेवीली डिपेंडेंट है, पर सोलार, विंड और नेचुरल गैस जैसे क्लीनर एनर्जी ऑप्शंस ज़्यादा कंपेटिटिव हो रहे हैं। ग्लोबल डीकार्बनाइजेशन पुश की वजह से कोल अपनी गो टू एनर्जी सोर्स वाली पोजीशन धीरे धीरे खो रहे हैं। फिर भी इमर्जिंग इकोनॉमीज में कोल का डिक्लाइन ग्रेजुअल होगा, सडन नहीं। न्यूक्लियर पावर भी इंपॉर्टेंट है और ये चुपचाप कमबैक कर रहा है। राइजिंग एनर्जी डिमांड, खासकर एआई पावर्ड डेटा सेंटर्स की वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर्स और प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट वापस बढ़ रहा है। अब जरा गैसोलीन पे नजर डालते हैं। ग्लोबल गैसोलीन डिमांड भी पीक करने वाली है। क्यों? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज का अडॉप्शन और बेटर फ्यूल एफिशिएंसी वाले ट्रेडिशनल कार्स डिमांड को कंट्रोल कर रहे हैं, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्रीज में। और वो भी तब जब हमारे पॉपुलेशन और इकोनॉमीज दोनों बढ़ रहे हैं। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। डिमांड स्लो हो रही है, लेकिन नए रिफाइनिंग कैपेसिटी मार्केट में आ रही है। स्टार प्लेयर है नाइजीरिया, अफ्रीका की सबसे बड़ी रिफाइनरी दांगोटे रिफाइनरी। ये अगले साल फुल कैपेसिटी पर चलेगी। मेक्सिको और मिडल ईस्ट में भी नए रिफाइनरीज ऐड हो रहे हैं। पर एक प्रॉब्लम भी है। ज़्यादा रिफाइनिंग कैपेसिटी और कम डिमांड का मतलब है कि रिफाइनिंग मार्जिन्स यानी रिफाइनरीज के प्रॉफिट्स प्रेशर पर आएंगे। इसका इम्पैक्ट ईस्टर्न यूएस, यूरोप और चाइना के रिफाइनरीज पर ज़्यादा होगा, जहां प्लांट्स ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंडिया की फेवरेट कमोडिटी की, गोल्ड। शादी हो, फेस्टिवल हो या अनसर्टेन टाइम से बचने का प्लान, गोल्ड हमारे लिए बड़ी बात है। और तो और 2025 में गोल्ड स्ट्रांग रहने वाला है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से प्राइसेस करीब $2650 पर आउंस रहने की उम्मीद है। 2024 में गोल्ड ने 28% का सर्ज किया। ये 10 सालों में गोल्ड का सबसे स्ट्रांग रन था। स्टॉक्स, बॉन्ड्स और मेजर एसेट क्लासेस को आउट परफॉर्म कर दिया। पर गोल्ड स्ट्रांग क्यों है और क्यों रहेगा? 4 कारण हैं, चलिए देखते हैं। पहला, सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग। इमर्जिंग मार्केट्स के सेंट्रल बैंक्स जैसे चाइना, इंडिया और टर्की गोल्ड स्टॉक कर रहे हैं ताकि यूएस डॉलर पे डिपेंडेंस कम हो। दूसरा, फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स। यूएस फेड और बाकी सेंट्रल बैंक्स 2025 में इंटरेस्ट रेट्स कट कर सकते हैं। लोअर रेट्स गोल्ड को अट्रैक्टिव बनाते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिरता है। गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बढ़ेगी। हिस्ट्री भी ये बताती है कि रेट कट साइकिल के पहले 6 महीने में गोल्ड एवरेज 6% तक बढ़ता है। तीसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। अनसर्टेनिटी और रिस्क के टाइम पर गोल्ड इन्वेस्टर्स का सेफ हेवन एसेट बन जाता है। ट्रेड वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स या नए एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शंस, ये सब गोल्ड के डिमांड को सपोर्ट करते हैं। और चौथा, एशियाज रोल। चाइना और इंडिया गोल्ड के सबसे बड़े मार्केट्स हैं और एशिया का एनुअल डिमांड में 60% से ज़्यादा शेयर है। इंडिया का डिमांड इंपोर्ट ड्यूटी कट के बाद और बढ़ा है, जबकि चाइना में इन्वेस्टमेंट डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। और सिल्वर और प्लैटिनम का क्या? 2024 में सिल्वर ने 12 ईयर्स का हाई टच किया, मेनली सोलर पैनल्स और इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से। 2025 में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और प्राइसेस 7% तक राइज होने की उम्मीद है। प्लैटिनम को ऑटोमोटिव सेक्टर की वीक डिमांड का इम्पैक्ट झेलना पड़ रहा है, पर टाइटर माइन सप्लाई प्राइसेस को सपोर्ट कर सकती है। प्राइसेस 2025 में 5% तक बढ़ सकती है, पर टोटल डिमांड फिर भी श्रिंक करेगी। गोल्ड का स्टेलर 2024 परफॉर्मेंस कोई फ्लूक नहीं था। 2025 में भी सेंट्रल बैंक बाइंग, लोअर रेट्स और जियोपॉलिटिकल रिस्क्स गोल्ड को स्पॉटलाइट पर रखेगी। सिल्वर क्लीन एनर्जी से बेनिफिट करेगा और प्लैटिनम कॉशियस तरीके से आगे बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से एक क्लियर थीम दिख रही है, लॉन्ग गोल्ड, शॉर्ट ऑयल। और ऑनेस्टली इंडियंस के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है। गोल्ड की डिमांड हमेशा हाई रहेगी, शादी हो, फेस्टिवल हो या सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए। प्राइसेस अगर बढ़ेगी तो वो इन्वेस्टमेंट्स और ज़्यादा चमकेंगी। दूसरी तरफ हम ऑयल के बड़े इंपोर्टर्स हैं। ऑयल प्राइसेस अगर स्टेबल या सस्ते रहे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम रहेंगे, फ्यूल प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन्फ्लेशन स्पाइक नहीं करेगा। तो 2025 में गोल्ड के बढ़ने और ऑयल के गिरने वाला मिक्स आपकी वॉलेट और इकोनॉमी दोनों के लिए स्वीट स्पॉट हो सकता है। तो ये थी आज की कहानियाँ। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट नवंबर में रिकॉर्ड $37.8 बिलियन तक पहुंच गया। गोल्ड इंपोर्ट्स 4.3x बढ़कर $14.9 बिलियन हो गए, जो टोटल इंपोर्ट्स का 20% है।
दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स 4.8% गिर गए, जिसकी वजह से पेट्रोलियम में 49.6% की गिरावट और जेम्स और ज्वेलरी में 26% का ड्रॉप था। दूसरा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने फोन्स एक्सक्लूसिवली असेंबल करने के लिए वीवो के साथ पार्टनरशिप की है। इससे डिक्सन की प्रोडक्शन पोटेंशियली डबल हो सकती है वीवो के 30 मिलियन यूनिट डिमांड को पूरा करने के लिए। ये स्टेप इंडिया की पीएलआई स्कीम के साथ अलाइन करता है और डिक्सन की मार्केट लीडरशिप को और मजबूत बनाता है, जो इंडिया को एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट मूव है। फाइनली, वेदांता ने अपना फोर्थ इंटरम डिविडेंड 8.5 रुपीस पर शेयर अनाउंस किया, जो FY25 के लिए 3,325 करोड़ रुपीस का टोटल है। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो और कंसिस्टेंट पे आउट्स की वजह से वेदांता का मार्केट कैप 2 ट्रिलियन रुपीस क्रॉस कर गया। ये मेटल सेक्टर रैली के बीच इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये थी आज की बड़ी कहानियां। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।